दोस्तों आदाब नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय गुर्जर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत बचाओ संविधान बचाओ। और हमारी चर्चा होगी भारत में जिस तरीके से धर्म के नाम पर, भेदभाव के नाम पर ये जो हत्याएं हो रही, रामनवमी के दिन जो पवित्र माह चल रहे थे, उनके बीच में जिस तरीके से जो मुल्क को परेशान और मुल्क में अशांति फैलाने का काम किया गया, उस पर चर्चा होगी। संजय गुर्जर जी, इस तरीके से आपको सुनने में मिला होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि गुजरात के अंदर पूजा इफ्तार के टाइम से पहले तो युवाओं को उठा लिया जाता है, उनको पीटा जाता है और गोली लगने से तो युवाओं की मौत हो जाती है। देश का है, नेता मौन, भारत बचाओ संविधान बचाओ उनके परिवार से अभी तक मिला, संपर्क करने की कोशिश की या नहीं की, या इसमें क्या होना चाहिए? अपने तरफ से बताइए अध्यक्ष जी। देखिए नफीस भाई, जी भारत के अंदर पिछले 10 वर्षों से जो जी सरकार का गठन हुआ है, जनता ने लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था, लेकिन ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। और इस सरकार की जो मंशा है वो देश में विकास की नहीं है, देश की जनता के रोजगार की नहीं है, किसान और मजदूरों के हितों की नहीं है। इस सरकार का मकसद और उसका उद्देश्य मात्र पिछले 10 वर्षों से इसलिए नहीं कि हम लोग उनके खिलाफ गलत एविडेंस पेश कर रहे हैं, जो सच्चाई है पूरे देश ने देखी है। इस सरकार का गठन ही मैं समझता हूं कि टोटल हिंदू मुस्लिम का जो मामला चल रहा है, एक दूसरे किसी समुदाय को मान सम्मान का उसका अपमान करने के लिए, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी वाराणसी के नाम पे, कभी काशी के नाम पे, कभी मथुरा के नाम पे, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पे, कभी गोधरा के नाम पे, कभी आप जो बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है अभी ताजा, होता क्या कि इनके जो भ्रष्ट नेता हैं, जब वो कोई बड़ा भ्रष्टाचार कर देते तो उसको दबाने के लिए ये इसी प्रकार के जो प्रोपगंडे हैं, इस प्रकार की जो रणनीति है, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है वो इसी प्रकार की विचारधारा रही है। अभी पीछे ब्रजभूषण शरण जो खेल खिलाड़ियों के शोषण के मामले में आरोपित थे, उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा ये लेके आ गए। अडानी के मामले के बाद में फिर तीसरा मुद्दा लेके आ गए। मतलब ये नए नए इस प्रकार के प्रोपगंडा, इस प्रकार की जो ओछी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर होती रही है। और वो भी जब होती रही है जब ये पूरे लगभग देश में सत्ता में है, यानी कि 2-4 राज्यों को छोड़ते हुए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। उसके बावजूद भी इन लोगों का, क्योंकि इनके पास में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई तरीका, कोई नीति इनके पास है नहीं। देश का जो 85%, 20% की ये बात करते थे योगी जी, तो 80-20 की बात जो इन्होंने चुनाव में की, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो जो 80% में 50% जो लोग मानसिक गुलामी में इनकी आ चुके हैं, धर्मवाद की जो इन्होंने अफीम चाट रखी है, ऐसे लोगों को मूर्ख बना के ये सत्ता काबिज करना चाहते हैं। इनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। और यही इसके लिए देश की जनता को, देश की सेकुलरवादी विचारधाराओं को एकजुट होने के लिए आपस में तालमेल बनाना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने कहा, बयान में भी कहा है, लाइव में भी मैंने कहा है कि देश में एक राष्ट्रीय व्यापी पंचायत बुलाने की आवश्यकता है इस मामले से निपटने के लिए, या राष्ट्रीय बौद्धिक सम्मेलन बुलाने की जरूरत है, जिसमें सभी बिरादरी, सभी समुदाय के लोग शामिल हों और इस पे चिंतन हो कि भाई आखिर देश में चल क्या रहा है। विषय ये नहीं है कि हम लोगों को मुस्लिम समाज के लिए 4 शब्द बोल के सस्ती लोकप्रियता लेनी है या उनके नहीं। इससे अध्यक्ष जी, इससे ये लगता है क्या जो देश की हुकूमत है वो खुद ऐसा चाहती है? क्योंकि राजा सिंह जैसा तकरीबन 85 के आसपास मुकदमे जिस बंदे के ऊपर हैं, और वो इस बात पे जमानत पे बाहर आया है कि मैं बाहर जो है शांति बनाए रखूंगा। खुले मंच से एक समाज विशेष को धमकी देना, जान से मार देना, गोली मार देना, इस तरीके का अल्फाज का इस्तेमाल करना, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार की मंशा नहीं है तो क्या है? क्योंकि जो जमानत पे हो इस तरीके की जो है। जी देखिए, हमारे राजनीतिक गुरु ये कहते थे नसीर साहब कि जब वक्त सही होता है संजय तो गधे भी शायर बन जाते हैं। जी वक्त का खेल है, सरकार उनके हाथ में है। आज
वो जो भी चाहे कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन इनका जो टोटल मामला है, देखिए, निरपक्षता कहीं नहीं है। निरपक्षता शुरू होती है रामपुर से, निरपक्षता शुरू होती है सवार टांडा से, और निरपक्षता शुरू होती है जो है राहुल गांधी जी से। आप इस प्रकार के जो तुच्छ और घटनाक्रम राजनीति में मायने होते थे, पहले राजनीति में जो सत्ता के लोग थे वो विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे कि भाई कल सरकार चेंज होगी तो इन लोगों से भी हम लोगों का कहीं ना कहीं आपसी जो वो है ताना बाना जो भाईचारे का या संबंधों का उसको बना के रखना है। इन्होंने जो इनके यहाँ है वो बिल्कुल गंगाजल से धुला हुआ है। जो इनके यहाँ नहीं है वो भ्रष्टाचारी है, डकैत है, अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं। और जो इनके यहाँ से चले गए या दूसरी पार्टियों में चले गए, उनका भी यही हाल है कि वो तो अनजान शहर के वीरान चौराहे पे घूमते फिर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि द्वेष भावनाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीति कर रही है। मुस्लिम समाज 20%, इस देश में 20% मुस्लिम समाज को किसी भी कीमत पे ना तो संविधान दरकिनार कर सकता है, ना मैं दरकिनार कर सकता हूं, ना आप दरकिनार कर सकते हैं। मुस्लिम समाज इसी देश का हिस्सा है। उन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया है, उनके पूर्वजों ने शहादत दी है। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए विचारधारा के जो लोग हैं और जो समाज में एक दूसरे को बिल्कुल सच्चे मन से अगर फैसला तराजू में तोल के बात करते तो ऐसे लोग विचारधारा भी लुप्त नहीं हुई है। इसलिए भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन की तरफ से एक सुझाव आया था कि आप जो है एक राष्ट्रव्यापी पंचायत हम लोग बुला रहे हैं ईद के बाद में। उस पंचायत में पूरे देश के लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। अम्बेडकर पार्क लखनऊ में हम लोगों ने बुलाई है। तो इसके लिए हम लोग एक बड़ा विकल्प तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर से देश के सभी लोगों को, जब तक भारतीय जनता पार्टी की मनमानियों के खिलाफ बड़ा विकल्प तैयार नहीं कर पाओगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की ये नहीं रुकेंगी। कांग्रेस की एक सबसे बड़ी गलती यह रही है कि कांग्रेस ने एक मजबूत विपक्ष नहीं बनाया, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और कांग्रेस की जो कंडीशन है देश की जनता, में इस लाइव के माध्यम से आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि देश की जनता विकल्प अभी तैयार नहीं कर पाई है, क्योंकि कांग्रेस थकी हुई मिसाइलों के माध्यम से पुनः सत्ता में लौटना चाहती है। जिन लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, जो समाज कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, उन समाजों को वो जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। आज उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका यूपी का प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों, मैं किसी जाति विशेष की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई को दरकिनार नहीं किया जा सकता, दोनों दलित समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित समाज का वोट ज्यादातर बहन जी के लिए ट्रांसफर होता है। 3.5 या 3.25 करोड़ वोट विधानसभा चुनाव में भी गया है। तो इसी प्रकार की जो कार्यशैली है कांग्रेसी से फेल हो रही है। देश के लोगों को एक मजबूत विकल्प, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना है तो एक मजबूत विकल्प की तैयारी करनी होगी। एक मजबूत विकल्प 2024 के लिए तैयार करना होगा। हम लोग एक राष्ट्रीय पंचायत बुला रहे हैं, सभी लोगों को उसमें शामिल करेंगे। अभी आज ही की घटना है गुजरात की, उसकी मैं भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और निश्चित तौर से वहां के जो अधिकारी हैं, जहां प्रशासन है, उससे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। शाम तक हम पूरी स्थिति पे वहां पहुंच जाएंगे। एक लड़की के कपड़े फटे हैं वहां, 2 लोगों के गोलियां लगी हैं, एक लड़का घायल है, एक लड़का खत्म हो चुका है। तो इसके माध्यम से यह फिर दोबारा 2024 से पहले वही दोहराना चाहते हैं जो गोधरा कांड वाली प्रक्रिया। असलियत क्या है कि यह इस प्रकार के घटनाक्रम करा के पुनः सत्ता में लौटते हैं, क्योंकि जो कट्टरपंथी हिंदू है उसको भावनात्मक करके भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है वोट प्राप्त करना। उसी के माध्यम से इनको उसका लाभ होता है। इनके पास में कोई विचारधारा नहीं है, इनके पास में कोई नीतियां नहीं है। सही बात यह, हिंदू मुस्लिम की खेती के अलावा इनके पास कोई फसल है ही नहीं। देश मतलब के जो वो लोग, अंग्रेजों ने जो किया था, वोट डालो राज करो, वही काम ये कर रहे हैं कि वोट डालो और राज करो। मतलब क्या तो कहना है। हाँ, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो, वो एक अपना उनका एजेंडा था भारत के अंदर अपने आप को स्थापित करने का। लेकिन इनका एजेंडा उससे उनसे भी ज्यादा खतरनाक है कि यह भारत में ही भारत के लोगों को आपस में एक दूसरे से मरवाने का कार्य कर रहे हैं, उनको लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये इनका जो एजेंडा है वो बहुत खतरनाक एजेंडा है। गुजरात के 2 व्यापारियों के हाथ में देश की कमान है। ये समझिए कि प्रॉपर डीलिंग का काम हो रहा है, कोई किसी को भी बेच रहा है, कोई किसी को भी खरीद रहा है। तो इस प्रकार की जो राजनीति देश में चल रही है, इसके लिए सशक्त और मजबूत विकल्प बनाने की आवश्यकता है।
हम जैसी और जो समाज में अन्य विचारधारा है, जब तक वो आपस में लामबंद नहीं होती, निश्चित तौर से व्यवस्था भी नहीं बदल सकती और सत्ता भी नहीं बदल सकती है। जी। तो हम लोग जिस तरीके से ये लोग इन्हीं के नेता जिस तरीके से बयानबाजी देते हैं, चाहे वो राजा सिंह हो या साक्षी महाराज हो, इस तरीके से बहुत से नेता इनके लीडर हैं जो इस तरीके से बयान देते हैं, इन पर कार्यवाही नहीं होती है, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों। अगर कार्यवाही हो जाए तो जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा तो मुझ पे कार्यवाही हो जाएगी। नहीं नहीं, डर नहीं है, पार्टियों के अंदर डर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके यहाँ तो जब सरकारों का गठन होता है, जब मिठाइयां बंटती हैं, उनको पूरी पता है कि जब सरकार के में हम आ जाएंगे, मनमानी करेंगे तो हम लोगों पे ना तो केस लगेंगे, ना हम लोगों पे कोई कार्रवाई होगी। रहा सवाल सरकार का कार्रवाई करने का, तो सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। बिल्डोजर इस प्रदेश में 75 वर्षों से देश में कहीं नहीं चला। संविधान में बिल्डोजर चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। और बिल्डोजर की कंडीशन यह है कि उन लोगों के प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति का किसी अपराधी के यहाँ, यानी कि आप अपने परिवार से कैसे दूर जा सकते हो? आपके परिवार का कोई बच्चा अगर कहीं अपराध में सम्मिलित पाया जाता है या उसको शामिल कर दिया जाता है, उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है, उस पर इनाम घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद आपका मकान ढा दिया जाए, तो ये कौन सा लोकतांत्रिक और सामाजिक या न्याय है? ये बताइए आप। ये असंवैधानिक कार्य है टोटल। जिसने अपराध किया है उसको प्रावधान है कि उसको हमारी जो न्यायालय है वो सजा देंगी। उसका प्रावधान है कि वो अगर कहीं फरारी काट रहा है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। हमारे यहाँ अच्छी अच्छी एजेंसियों का भी गठन है और एसटीएफ जैसी यूपी में संस्था वो पुलिस की वो काम कर रही है यूनिट। तो इसलिए यह जो बिल्डोजर की प्रवृत्ति है, ये बहुत सारी जो चीजें हैं एक पची, ये टोटल जो है पूरे देश में पिछले लगभग 2014 के बाद में जो अफरा तफरी का माहौल बना है, इसकी जिम्मेदार वही जनता है। आगामी समय में इस देश में जो राशन की भीख खा रहे हैं वो एक गुलाम हो जाएंगे और अगर यही राशन खाते रहे तो निश्चित तौर से सिर्फ राशन के लिए जो पिक्चरें आपने देखी हैं अमरीश पुरी जी की, कई पिक्चरों में आया है इस प्रकार सा पानी के लिए तरस रहे, हाथ में कटोरा ले रखा है, खाने के लिए तरस रहे, ये स्थिति इस देश के लोगों की हो जाएगी। ये इस कंडीशन को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हम जैसे आप जैसे जो लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं, संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, वही इसमें प्रयास कर रहे हैं। बाकी लोग घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बिल्डोजर से एक बात याद आई कि आप क्या ऐसा आपको लगता है कि बिल्डोजर वाली जो सरकार है उसको संविधान पर भरोसा नहीं है इसलिए बिल्डोजर चलाती है, ऐसा कुछ है क्या आपके जहन में? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या इनके किसी भी संगठन को ना तो संविधान पे भरोसा है ना तिरंगा पे भरोसा है। तो ये इनके भरोसे की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये सिर्फ जनता के जो टेस्ट है उसको देख रहे हैं। इनके जो सांसद हैं, इनके जो और कई लोग कह चुके हैं कि भाई ये तिरंगा झंडे ने हम लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी एक गाजियाबाद में पागल संत वो कहता था पीछे कि ये तिरंगा है ना, वो बल्कि वो संबोधन मैं नहीं कर सकता, वो गाली देकर संबोधित करते हैं, तो इसने हमको बर्बाद कर दिया। अब हमको हिंदुओं को एक कार्य करना पड़ेगा, अब भगवा झंडा हमको फहराना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार की जो विचारधारा है, मैं कह रहा हूँ कि आप नरसिम्हा सरस्वती की बात कर रहे हैं जी। तो इस प्रकार के वो तो कलाम साहब को भी जिहादी कहते हैं, तो कलाम साहब उससे पूछ लो जिहाद की मीनिंग क्या है। देखिए बहुत बड़ा पैकेज, अगर आप देखिए हम लोग तो राजनीति में 25 साल से हैं नफीस भाई, और ये इस देश में राजनीति में मैंने बहुत देखा है कि आप किसी से जाके कहिए कि आपको जिले का महासचिव बना रहे हैं तो सब में पहले पूछता मुझको मिलेगा क्या। सही बात तो यह राजनीति जो है समाज सेवा का, जनता का माध्यम है। जो राजनीतिक लोगों का समर्पण हो सकता है, जो सच्चे राजनीतिक है, उनका अपना इतना बड़ा समर्पण होता है राजनीतिक व्यक्ति का जिसका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपने परिवार, उसकी अपनी निजी लाइफ कुछ नहीं रहती है और इससे बड़ी कोई कुर्बानी क्या हो सकती है जब व्यक्ति की निजी लाइफ नहीं है। तो इस प्रकार की जो कार्यशैली इन लोगों की रही है, जो ये करते आ रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सेकुलरवादी विचारधारा के लोग जो इस समाज को, देखिए आज मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है, वो सिख भी है और वो जैन भी है, यानी कि गुर्जर एक संस्कृति है। हेलो, गुर्जर एक संस्कृति है। तो जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनको मैं कैसे दरकिनार कर सकता हूं, उनके साथ में कैसे गलत बिहेव कर सकता हूं? तो इस सरकार का जो तरीका है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और इसके खिलाफ हम सब लोगों को, इनके लिए लोगों की विचारधारा बदलने के लिए, लोगों को बताने का जो हम लोगों का तरीका है
वो सही करना होगा और आपस में सभी सेकुलरवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं सभी हम आपस में लामबंद होंगे। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, देश में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है उसके ऊपर आप नजरें बनाए हुए हैं, बड़ी बात है। और जिस तरीके से सरकार कार्यवाही नहीं करती है, मतलब इस तरीके से जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, देश में आग लगाने का काम करते हैं, धार्मिक मुद्दों पर सरगर्मियां तेज करने का काम करते हैं सरकारें। इससे तो ये लगता है कि सरकारें चाहती हैं कि ऐसा हो समाज में और कि इसका लाभ मुझे राजनीतिक फायदा मिले। रोटी इसी रोटी रोजी का ये जी माध्यम है। नरसिम्हा सरस्वती का तो हर हाईलाइट होने के लिए किस तरीके से हर 2-4 महीने नहीं में वो एक मजबूत बयान आता रहता है। पे, पैकेज लेके ये लोग बोलते हैं, इनका काम ये है, इनका एजेंडा ये है। भारतीय जनता पार्टी के 85-86 संगठन हैं, वो चल रहे हैं, उनको यही सिखाया जाता है। हमारी जो पार्टी है, हमारे जो अन्य विपक्षी संगठन है, वो जनता के दिलों पे वो घर नहीं कर पा रहे जो इन्होंने घर कर लिया, यानी कि दिल में जगह बना ली है। वो हिंदुत्व के नाम पे, कभी ये पेंशन के नाम पे। अभी मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान जी जो है 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की जो बेटियां हैं उनको पेंशन दे रहे हैं। इनका एक एक व्यक्ति एक एक घर में 4-4 बार जा रहा है। हमारे जो विपक्षी दल है, कांग्रेस हो या और कोई भी दल हो, वो उनके वे लोग नींद में सो रहे हैं। तो मजबूत विकल्प कैसे तैयार हो सकता है नफीस भाई? तो इसलिए इस 2023 चल रहा है, 24 बहुत नजदीक है। तो हमें हम्म, तो नहीं लग रहा है कि बहुत कोई भाजपा की टक्कर में कोई लड़ने के लायक है आप के तौर में। नहीं लड़ बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि ममता दीदी बात कर रही हैं प्रधानमंत्री बनने की, वो सिमट जी गई कहाँ? पश्चिमी बंगाल तक। इसके अलावा उनका कहीं कोई आधार नहीं है। नीतीश कुमार जी बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने की। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री आप बनोगे, पहले नालंदा के जो लोग हैं उनको न्याय दे दीजिए। अभी नालंदा में जो मदरसे में को जलाया गया है, मदरसे में कुरान को जलाया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई कुरान को जला रहा तो गीता को जला रहा है, कोई गीता को जला रहा तो कुरान को जला रहा है। क्योंकि उसी ईश्वर की जो वो धार्मिक ग्रंथ है जिसने हम सबको बनाया है। धर्म एक मानसिकता है, हमारे मानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन खुदा और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। सब नदियां समुद्र में जाती हैं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, भाषाओं का फर्क है जी। भाषाओं का फर्क है। आप मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप भी उसी ईश्वर की इबादत कर रहे हैं। मैं मंदिर में जाकर घंटा बजा कर अगरबत्ती जला रहा हूं, मैं भी उसी ईश्वर के लिए काम कर रहा हूं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि सब नदियां जा समुद्र में रही हैं, लेकिन देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर कहीं मस्जिद ढहती है तो निश्चित तौर से आप उसी प्रभु की आस्था या ईश्वर की आस्था को चोट पहुंचा रहे हो। अगर मंदिर कहीं टूटता है तो वो भी उसी की ईश्वर और प्रभु की आस्था को, या अल्लाह या खुदा की आस्था को चोट पहुंचा रहे हो। इसलिए धर्मवादी जो लोग हैं उनका ना कोई धर्म होता है ना कोई ईमान होता है। ईमान की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, लोग बात ईमान की करते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है। तो इसलिए इन लोगों का जो एजेंडा है, दरअसल इस देश की विचारधाराओं में, इस देश के कल्चर में, इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में कभी भी आरएसएस की मानसिकता तालमेल नहीं खाई। इस प्रकार के जो लोग थे वो शामिल रोज हुए। देखिए, कहीं भी आप कोई भी चीज चला दीजिए, कोई गलत पिक्चर चला दीजिए, उसको भी देखने वाले पहुंच जाएंगे। सब तरह के लोग हैं देश में। लेकिन यह विपक्ष कमजोर हुआ, उसका लाभ लिया, अपना दुष्प्रचार किया। आज लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जी रिश्ता बता दें, अडानी जी से देश के प्रधानमंत्री जी रिश्ता बता दें। तो मैं उन लोगों को मूर्ख समझता हूं। राजनीति में वो चने भूनने का कार्य कर रहे हैं। अगर वो पिछले 20 साल से राजनीति में, तो चने भून रहे हैं। फिर पूरे देश को पता है, गुजरात मॉडल को हाईलाइट करने के लिए 1200 करोड़ रुपए मीडिया को दिए गए अडानी जी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी जी उस समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी 1200 करोड़ रुपए का जो टीवी चैनलों को पैकेज गया, उसी के हाईलाइट होने का नतीजा है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी कारण से आज वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष ले रहे हैं, सबको पता है, जग जाहिर है। अब 20,000 करोड़ का जो सवाल आ रहा है, अरे साहब ये अपनी डिग्री का हिसाब नहीं दे रहे, 20,000 करोड़ का हिसाब किसको दे देंगे? ये तो बहुत बड़ा मामला है देश में। इसी प्रकार का अगर माहौल चलता रहा तो उसमें कोई शक नहीं है कि आगे 2024 में, हमने बहुत पहले कहा था नफीस भाई कि नए संसद और नए संविधान की घोषणा एक साथ होगी।
लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई। हम लोग पीस पार्टी में थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, हमने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे को बताया भैया भारत बचाओ संविधान बचाओ मुहिम एक चलाएंगे। बोले ये क्या होता है जी, भारत और संविधान कहाँ भग रहा। हमने कही तुमने तो कर दिया काम बढ़िया। तो हमारे लोगों को ही पता नहीं है, राजनीति का मतलब यह नहीं होता है कि राजनीति का मतलब हमने कोई दल गठित कर लिया, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा आता है, कोई दल गठित कर ले, लेकिन दल चलाना, उसके स्पीकर, उसके लीडरशिप, उनकी कोर कमेटी, उसके अनुशासन समितियां, उन सब अधिकृत होती हैं हर प्रकार से निरपक्षता के साथ में कार्य करने की। तो हमने तो लोगों को समझाया था, उनका तो मैंने हालांकि नहीं, उन पर मुझे बोलना चाहिए, एक उदाहरण मैंने दिया था कि भाई आप सब मिल लीजिए, सब कर लीजिए। लेकिन जब लोगों की समझ में नहीं आ रहा भैया, तो हम लोग तो नींद में सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य कर रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम समाज के हमारे साथी कह रहे हैं कि अरे साहब संजय गुर्जर तो मुस्लिमों के लीडर बनने चले। हमने कहा यार लीडर तो हम हैं, रहा सवाल मुस्लिमों का, तो तुम कैसे रोक सकते हो हमें मुस्लिमों का लीडर नहीं बनने से। जब नफीस भाई के लिए मैं आधी रात खड़ा रहूंगा, नफीस भाई के लिए आधी रात में खून देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी औकात पानी देने के लिए, तो नफीस भाई तो मुझे लीडर स्वीकार करेंगे करेंगे। समर्पण कीजिए ना, तो लीडर तो अपना आप समर्पण जो हमारा है वो हमें लीडर बनाएगा। तो खैर यह चीजें हैं। खैर काफी लंबा इंटरव्यू हो गया। एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ चलते चलते लास्ट में, कि भारत बचाओ संविधान बचाओ 2024 चुनाव में इसका क्या किरदार होगा उसमें? देखिए 2024 के चुनाव में हमारा किरदार, जहां हमारा संगठन है, जहां हमारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की गलत नीतियों का लोगों में बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हुए उनको बताएंगे, पिछड़ा वर्ग के लोगों को बताएंगे 2024 में सरकार का गठन होगा तो आपका आरक्षण साफ हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। और ये वही लोग हैं पिछड़ा वर्ग के। लास्ट बात ये कि 2000 अभी आप देख रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है जातिगत जनगणना करा रही है, क्या यूपी में होना चाहिए? नहीं नहीं, जातीय जनगणना यूपी में क्या पूरे देश में होना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। समर्थक है इस ये बात जो के। सत्ता की नहीं, जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं यार, उनको पता तो चले कि उनकी औकात कितनी है। नफीस भाई का पता लगी 20%, हम आंकड़े पता लगी वो 25% निकल का आया, फिर क्या होगा। मेरा मेरा आज तक नहीं गिना किसी ने, मैं 8% हूँ यूपी में, मेरा आज तक किसी ने नहीं गिना। वो 10 जाएगा तो पता तो चलेगा मैं भी 10% हूँ। तो और जो 2% वाले वो अपने आप को बता रहे बहुसंख्यक। अभी आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की यूपी की 403 में सर्वे करा लीजिए और करिए भाई, आप जो पिछड़ी जाति मुस्लिम और जो अगड़ी जाति है उनका करिए। अगड़ी जाति वाले इनका खटाक से लेकर आएंगे जी 50,000 है इनका, जबकि उनका मात्र 25,000 होगा। ये आंकड़े चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में और देश में जो राजनीति। ये हमारे साथ थे संजय गुर्जर, भारत बचाओ संविधान बचाओ से गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े थे। तब तक के लिए बने रहिए मेट्रोपोलिटन न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई